नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक करेंगे खबरों की ओर। सीएम ने आगरा, झांसी, अलीगढ़, मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद, शाहजहांपुर के महापौर से मुलाकात की है और सभी मेयर्स को जीत की शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जनप्रतिनिधियों से कई विषयों पर चर्चा भी की और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर नगर निगमों को भी आत्मनिर्भर बनाएं और कूड़ा प्रबंधन, अंडरग्राउंड केबलिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसे मुद्दे पर काम करने के लिए निर्देश भी दिए। और रुक करेंगे बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला। 7 याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। तो आपको बता दें कि वाराणसी के जिला कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी, जहां ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला लिया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता दी, जहां 7 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। तो वही वाराणसी के जिला कोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर हमारे पक्ष में आया हो, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी लंबी मांग थी, लंबी सुनवाई हुई न्यायालय में और न्यायालय ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये मुकदमे सारे एक कर देने चाहिए, क्योंकि मांग सबकी एक ही है, सारे मुकदमों का नेचर एक है। उसी ज्ञानवापी परिसर की बात हो रही है, जिस ज्ञानवापी परिसर में सर्वे हुआ था, जिस सर्वे में शिवलिंग मिला था। इसलिए न्यायालय को भी लगा है कि नहीं, सारे मुकदमे एक नेचर को होकर अलग अलग चल रहे हैं, ये ठीक नहीं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि सारे मुकदमे एक जगह सुनवाई होगी। इसलिए इस फैसले का हम जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। रही बात राखी सिंह वगैरह का जो मामला है 693/21, वो मामला लीडिंग केस के रूप में चलेगा। यानी कि न्यायालय ने भी माना है कि ये मुकदमा जो है, इसी मुकदमा सारे मुकदमों का आधार यही है, यही शिवलिंग जो साक्ष्य में मिला है सारे मुकदमों का आधार है। इसलिए इसको लीडिंग केस बनाया गया है। हम लोग इस फैसले का स्वागत करते हैं। पूरा हिंदू समाज जो है आज बड़ा जो है समझ लिए हर्ष है, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द अब निर्णय आने की संभावना बढ़ गई है। और जो बहस हुई थी उसमें क्या मुस्लिम पक्ष तरफ से क्या आपत्ति रखी गई थी, क्या वो मामला? मुस्लिम पक्ष नहीं, कई अपने भी पक्ष के लोग थे जो विपक्ष में थे। उनका कहना था कि हमारे मुकदमे को अलग रखा जाए, हमको अलग से सुनवाई किया जाए, लेकिन न्यायालय ने उनकी आपत्ति को दरकिनार करते हुए उन्होंने निर्णय दिया है कि सारे मुकदमे एक क्लब कर दिया जाए, एक जगह कर दिया जाए। क्या मांगे आज की जो फैसला आया, ये पक्ष हमारे समझ लीजिए फैसला हमारे पक्ष में आया है, इसलिए कि इसमें देखिए समय का बचत है। तमाम लोग सारे साक्ष्य लेके वही साक्ष्य वही जो है जो कमीशन हुआ था, उसी रिपोर्ट के आधार पर सारे लोग मुकदमे करते जा रहे हैं और चाह रहे हैं कि अलग अलग लड़ें। इसलिए समय की भी बचत होगी, न्यायालय की सुविधा होगी। जो चीज़ लोअर कोर्ट में सुना जा रहा था तो सारी चीज़ें माननीय जिला जज महोदय के न्यायालय में ही सुनवाई इसकी होगी। इसलिए मैं इस स्वागत का पुनः जो है इसको स्वागत करता हूँ। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। रामपुर सपा नेता आजम खान की पेशी होनी है। 2 मामलों में कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो वहीं आपको बता दें कि रामपुर एमपी एमएलए में सुनवाई होगी। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में ये सुनवाई होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां सपा नेता आजम खान की पेशी होगी। तो रामपुर से बड़ी खबर, 2 मामलों में आज कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होनी है। वैसे खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। सुरेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान की सुनवाई होनी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं जिस तरीके से आजम खान लगातार मामले उनकी सुनवाई चल रही है, बस आज एमपी एमएलए कोर्ट में रामपुर में सुनवाई होनी है। आजम खान, उनका परिवार, उनके भाई शरीफ अहमद भी मौके पर मौजूद हैंगे, कोर्ट में गए हैं और अंदर बैठे हैं। इस समय उनकी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि जो 2 मामलों में आज कोर्ट में सुनवाई होगी उसमें 105/86/19, 307 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई होनी है। अब्दुल्ला आजम भी इस समय कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। जी बिल्कुल सुरेश, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज जो है 2 मामलों पर सुनवाई होनी है, क्या कुछ उनके जो परिजन है उनका कहना है, क्या आजम खान की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं? देखिए, आजम खान के लगातार जितने भी मामले हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुसीबत भी बन गए हैं और जिस तरीके से उनकी सुनवाई चल रही है
तो हो सकता है कि आने वाले समय में उनको समस्या और खड़ी हो सकती है। जैसे जैसे उनके जो सदस्यता रद्द हुई थी उसमें भी अपील करी थी, वो भी खारिज कर दिया गया है। और इस समय जो है अभी इस समय मौजूद स्थिति में कोर्ट के अंदर है, और जब वो बाहर आएंगे तभी कुछ कह सकते हैं। जी बिल्कुल सुरेश, ये भी जानना चाहेंगे कब तक इस पूरे मामले पर जो है सुनवाई पूरी होगी और फैसला सुनाया जाएगा? देखिए, अभी तो लगभग 2 बजे का समय होने वाला है और लंच हो चुका है, और इसके बाद 3 बजे सुनवाई शुरू होगी और लगभग 5 बजे तक कोई भी फैसला आ सकता है, क्योंकि आजम खान अभी भी अंदर हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी अंदर हैं, और जो उनकी बहन है निगहत अखलाक, वो भी इस समय कोर्ट में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे रामपुर से, जहां पर आज आजम खान की कोर्ट में पेशी हो रही है। तो वहीं आपको बता दें कि 2 मामलों पर आज कोर्ट में सुनवाई जारी है और अब से कुछ ही देर में दोनों मामलों पर फैसला भी सामने आएगा। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अलीगढ़ के सीएचसी इगलास में पैसे ना देने पर अस्पताल के बाहर डिलीवरी कराए जाने वाले मामले पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने संज्ञान लिया और दिए गए आदेश के चलते सीएमओ ने स्टाफ नर्स को तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया। वहीं आपको बता दें कि सीएमओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति से जांच कराकर 3 दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट प्रेषित करने के आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वामी प्रसाद की तुलना जानवरों से की है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि राजनीति के कीट फतीगे हैं, सब कभी इधर जाते हैं तो कभी उधर जाते हैं, जब बीजेपी की ज्वाला जलती है तो भस्म हो जाते हैं। वो तो स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को अपने को नेवला उसने एक बार बताया था, तो ये सब जानवरों के बारे में क्या बात किया जाए। और जानवर आज की राजनीति में टिप्पणी करने लगे हैं बागेश्वर धाम के ऊपर। हमको नहीं लगता है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ये कीट फतिंगे हैं ये राजनीति के, कभी इधर कूदते हैं कभी उधर कूदते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की ज्वाला जलती है ना तो उसी में जल के भस्म हो जाते हैं। तो वहीं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बृजभूषण के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवान आज कैंडल मार्च निकालेंगे। ये कैंडल मार्च इंडिया गेट पर आज शाम 5 बजे निकाला जाएगा। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवान लगातार जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। कई दिनों से धरने पर बैठे पहलवानों से विपक्ष के कई नेता मिलने जा चुके हैं। पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह ने पहलवानों को चैलेंज दिया था कि वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके साथ पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद अब बजरंग पूनिया ने ऐलान किया है कि पहलवानों का भी नार्को टेस्ट होगा और वो भी नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। तो वही सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति फास्टिन अर्चेग तोदरे ने प्रवासी भारतीय उद्योगपति अजय गुप्ता के निमंत्रण पर सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माणाधीन शिवधाम मंदिर का भ्रमण किया। इस दौरान राष्ट्रपति फास्टिन का शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य अभिनंदन किया गया। राष्ट्रपति फास्टिन अर्चेगे तोदरे अपनी पत्नी, बेटी और महामंडलेश्वर कैलाशानंद ब्रह्मचारी के साथ सहारनपुर में निर्माणाधीन शिवधाम मंदिर पहुंचे। इस दौरान मेयर अजय कुमार सिंह, विधायक राजीव गुंबर, मुकेश चौधरी सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज अपने महानगर में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के महामहिम राष्ट्रपति फास्टिन अर्चेग तोदरा पधारे थे और अभी उन्होंने शिवधाम मंदिर जिसकी स्थापना करी जा रही है उसका दौरा किया। उसमें उन्होंने बहुत रुचि दिखाई। मैं करबद्ध होकर उनका
नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि वह आज हमारे नगर में पधारे और उनके दीर्घायु होने का, स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ सब नगरवासियों की ओर से। और काफ़ी देर वो यहाँ रुके और उन्होंने सभी चीज़ों में विशेष रुचि ली और उनको भी बहुत प्रसन्नता हुई कि इस तरह की चीज़ सहारनपुर में विकसित हो रही है, जो जिसके लिए उनको बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूँ आपके माध्यम से। तो वही उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर योगी सरकार शिकंजा कसने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में तकरीबन 4000 से ज्यादा मदरसे आएंगे। जानकारी के मुताबिक ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो विदेश से फंडिंग लेते आए हैं। पिछले साल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसके आधार पर तमाम जानकारियां जुटाई गई थी। तो वही लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी बीजेपी ने कमर कस ली है। प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने के अभियान में जुटी भारतीय जनता पार्टी सभी लोकसभा सीटों पर रैलियां करेगी। ये सभी रैलियां 20 दिनों के अंदर होंगी। तो वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 80 रैलियों के लिए बीजेपी के पास पैसे कहां से आएंगे, ये जरूर बताना चाहिए कि कहीं इनके खर्चे का पैसा जनता के टैक्स से तो नहीं लिया जाएगा। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरा होने पे उत्तर प्रदेश में भाजपा 80 रैलियां करने जा रही है। इन रैलियों का खर्चा कहां से आएगा, ये भारतीय जनता पार्टी को जरूर बताना चाहिए। कहीं इनका खर्च उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 9 साल की उपलब्धि है। 5 स्टार और 7 स्टार कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के, नोटबंदी और किसानों के लिए काला कानून, नौजवान, किसान, मजदूर, महंगाई से परेशान जनता, इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के 9 साल के कार्यकाल में नहीं मिला है। आने वाले समय में जनता इन 80 रैलियों में केवल एक ही सवाल पूछेगी कि बेरोजगारी का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ। तो वही ज्येष्ठ माह के तीसरे मंगलवार को अयोध्या के हनुमान मंदिर में भव्य रूप से राम मंदिर को सजाया गया है। तो वहीं बता दें कि मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी मंदिर का गर्भगृह अनेक प्रकार के फूलों से भव्य रूप से सजाया गया है। बता दें कि पौराणिक सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी आश्रम में श्रृंगार आरती में सैकड़ों भक्तों ने अपने आराध्या हनुमंत लाल के दर्शन कर आरती में भाग लिया। और इस अवसर पर महंत रामदास ने बताया कि हनुमान जी महाराज का प्रताप चारों युगों में है और साथ ही उन्होंने कहा कि इनके भक्तों को कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की सेवा करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हनुमान जी साधु संत और भक्तों की रक्षा करते हैं। कुछ दिनों से प्रयागराज में प्रचंड लू की चपेट जारी है, जहां भीषण गर्मी की वजह से रात का तापमान भी बढ़ गया है। इसकी वजह से लोगों ने नींद में भी बेचैनी में पूरी की है। तो वहीं भीषण गर्मी में एसी के साथ ही कूलर की क्षमता जवाब दे गई है। मंगलवार को भी सुबह से गर्मी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। लू के थपेड़ों की वजह से घर से निकलना मुश्किल लग रहा है। अरे हमारे कस्टमर वैसे ऑलरेडी बढ़ गए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हम लोग पेड़ का सहारा लेकर हम लोग खड़े हुए हैं। तो क्या करें, मजबूरी है, घर से बाहर निकल रहे हैं। हम लोग भी नहीं निकले हैं, इतनी दिन में कौन फर्जी अपना टाइम बर्बाद करेगा। मगर क्या है, मजबूरी पड़ रही है हम लोग की। बस जब कमाएंगे तभी तो पाएंगे ना। बस गर्मी है, देख रहे हैं, इतनी गर्मी है, खड़े नहीं हो पा रहे हैं। गर्मी से कितनी दिक्कतें हो रही हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है गर्मी से? सर बहुत ज़्यादा है। तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला गया है, आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और ऐसे में गर्मी से, पसीने से एकदम हम लोग बेहाल हैं। जल्दी जल्दी पानी पीते हैं फिर भी गला सूखता जाता है। तो अभी बस मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ
शिकंजी की दुकान पर ठंडा ठंडा शिकंजी पीने के लिए आ गया ताकि थोड़ा गले में कुछ राहत मिले, थोड़ा गर्मी से कुछ राहत मिले। जिससे हमें बड़ा सावधान रहना है और हमें हीट स्ट्रोक लगने का भी डर है। तो हमें क्या है, खूब सारा पानी पीना है, जिससे हमारे कायदे से उसको अपने शरीर में पानी की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। और रास्ते में हमें पानी लेके चलना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो आपको। ग्लूकॉन डी वगैरह लेके चलिए और इस टेम्परेचर से बचने के लिए अपने कपड़ों फेस को कपड़े से ढक सकें, कैप लगाइए, बड़ा सावधान रहिए इसमें। तो कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं, काम में जाने में भी परेशानियां हैं। इतना इस समय ना एसी ना कूलर कुछ काम नहीं कर रहा है, ये ह्यूमिडिटी के साथ भी है। शाम को घर पहुंचो तो एकदम टायर्डनेस रहती है। कैसे देख रहे, क्या कहिएगा? इसके लिए हमें जो है बहुत सावधान रहना है। इस टेम्परेचर से बचने के लिए पानी खूब सारा पीजिए, जूसेस पीजिए, लिक्विड चीज़ों को जितनी सेवन कर सके सेवन कीजिए आप। तो वही उत्तराखंड के टिहरी में होने जा रही G20 की दूसरी बैठक के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। नरेंद्रनगर में 24 और 25 मई को विदेशी मेहमानों का जमघट लगेगा, जहां G20 देशों के प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र को मजबूत करने पर गंभीर मंथन करेंगे। इस दौरान विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए उत्तराखंड सरकार की ओर विशेष प्रतिबंध किए गए हैं। वहीं G20 के लिए विदेशी मेहमानों का पहुंचना शुरू हो चुका है। इस दौरान G20 देशों के प्रतिनिधियों को गंगा के तट पर होने वाली गंगा आरती की दिव्यता और आध्यात्मिकता से परिचय कराया जाएगा। तो वहीं विदेशी डेलीगेट्स को नरेंद्रनगर के ऊनी गांव भी ले जाया जाएगा, जहां वो पहाड़ पर रहने वाले लोगों के जीवन को नजदीक से समझ सकेंगे। तो वहीं इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो G20 की दूसरी बैठक को लेकर जहां उत्तराखंड में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं आपको बता दें कि सीएम धामी ने भी पीएम मोदी का आभार जताया कि G20 की 3 बैठकें उत्तराखंड में आयोजित की जा रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि जहां G20 के लिए विदेशी मेहमानों का पहुंचना अब शुरू हो चुका है। 24 और 25 मई को G20 की बैठक की जाएगी। ये मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्रनगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएं हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है, या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के स्वागत के लिए और अपनी पहचान को और समृद्ध बनाने के लिए हम लोग तैयार। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, G20 की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, डेलीगेट्स के लिए किस तरह की तैयारियां की गई है? जी जागृति, निश्चित तौर पर उत्तराखंड को 2 जो G20 की बैठकों की मेजबानी करने का मौका मिला था। पहली बैठक रामनगर में हो चुकी है और दूसरी बैठक जो है वह यहाँ ऋषिकेश में होने वाली है। कहीं ना कहीं सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में लगी हुई है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आज जो विदेशी मेहमानों के आने का जो सिलसिला है वो अभी शुरू हो गया है। आज विदेश से कई मेहमान उत्तराखंड पहुंचे हैं। जॉर्ज ग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है। पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर जो विदेशी मेहमान थे वह थिरकते हुए भी नजर आए थे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर यह कहा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो भी विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनका पूरी तरीके से उत्तराखंड में स्वागत है और कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए धन्यवाद दिया है कि उत्तराखंड को 2 बैठकों की मेजबानी करने का मौका मिला। पहली बैठक रामनगर में हुई और दूसरी बैठक आने वाले समय में जो 24 से 27 मई को होने वाली है वह ऋषिकेश में होने जा रही है। इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई है। सरकार इसको लेकर काफी उत्साहित भी है और तमाम तैयारियां जो है उसे पूरा करने का काम भी कर लिया गया है। विदेशी मेहमानों का आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है
और जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं वो उत्तराखंड की जो परिवेश को देख के काफी खुश नजर आए। अगर जालीग्रांट एयरपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर पारंपरिक वेशभूषा में जो उत्तराखंड के कलाकार थे उन्होंने उनका स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं विदेशी मेहमानों की काफी खुशी देखने को मिल रही है G20 को लेकर। जी बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे 24 और 25 मई को बैठक होनी है, क्या कुछ मुख्य एजेंडे इस बैठक में रहने वाले हैं? जी निश्चित तौर पर G20 की जो 24 और 25 को बैठक होने वाली है, आने वाले आगामी समय में किस तरीके से प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से यहाँ पर जो व्यापार है और निवेश है किस तरीके से बढ़ाया जाए, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। डेवलपमेंट की जो है विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, पहाड़ का विकास किस तरीके से किया जाए और देश में देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको और मजबूत करने का काम किस तरीके से किया जाए। ऐसे तमाम सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा होनी है। कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार G20 को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आ रही है। सरकार इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हुई है और कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने का काम किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में धार्मिक अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं और ऐसे में सरकारी जमीनों में बने कई मंदिरों और मज़ारों पर भी बुलडोजर से कार्रवाई की गई है। तो वहीं हरिद्वार के हेल बाईपास रोड स्थित गौरीकुंड मंदिर पर वन विभाग ने नोटिस छपा दिया है और 4 दिन के अंदर मंदिर प्रबंधन से जमीन के दस्तावेज मांगे गए हैं। मंदिर के पुजारी शुभम गिरी ने बताया कि ये मंदिर सत्य युग से बना हुआ है और ये महागौरी ने खुद यहाँ तपस्या की थी, जिसके कारण इसकी धार्मिक मान्यताएं लोगों से जुड़ी हुई है। तो वहीं हरिद्वार के विभिन्न मंदिरों में नोटिस छपने से साधु संतों में आक्रोश है। उन्होंने सरकार के इस फैसले को गलत बताते हुए एक बार फिर मंदिर के इतिहास और धार्मिक भावनाओं की जांच करने की बात कही है। हनुमान मंदिर को जो नोटिस गया है कि सरकार को कोई भी नोटिस भेजने से पहले इस बात में पूरा जांच कर लेना चाहिए कि उस मंदिर के इतिहास क्या है, उसकी प्राचीनता कितनी है। गौरीकुंड जो है सतयुग का मंदिर है, कोई आज का मंदिर नहीं है, कोई 100 साल 200 साल 300 साल 500 साल का पुराना इतिहास नहीं, ये हजारों लाखों साल पुराना इतिहास, लाखों साल से ये मंदिर है। उन मंदिरों को एकदम से आकर के आप नोटिस दे दें, उनकी तुष्टिकरण की वो आदेश दें, ये कतई उचित नहीं है। आपको बैठ करके एक बार और पुनर्विचार करना। संस्कृति के जो भी केंद्र है, चाहे पंचमुखी हनुमान मंदिर है, गौरीकुंड है, इस पर जो सरकार ने चस्पा किया है अवैध करके, तो मैं ये कहूंगा वन विभाग की और सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सरकार अपनी बुद्धि भ्रष्ट को ठीक करे, क्योंकि जो भी यहाँ पर तीर्थ स्थल है वो सब भगवान के तीर्थ स्थल है और रही बात वन विभाग की और पहाड़ की, ये सारा भगवान का है, तो तुम कहां से अवैध घोषित कर दोगे। वहीं जसपुर विधानसभा के भोगपुर तीरथ नगर गांव के लोग आज जिलाधिकारी युगल किशोर पंत से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें उजाड़े जाने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जबकि वो इस गांव में पिछले 70 सालों से निवास कर रहे हैं। सरकारी विद्यालय, सड़क के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र सहित सभी सरकारी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं। यहां तक कि इस गांव को राजस्व गांव बनाने के संबंध में जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी की ओर से भेजी गई रिपोर्ट सरकार में विचाराधीन भी है। साल 2021 में सीएम धामी ने कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाकर राजस्व गांव बनाने की घोषणा भी की है। इस गांव में लोग खेती का कार्य भी करते हैं, जिससे हजारों परिवारों को रोजगार मिल रहा है। बावजूद सिंचाई विभाग और वन विभाग द्वारा लोगों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण मानते हुए गांव खाली करने को कहा गया है। जसपुर विधानसभा क्षेत्र के तीरथ नगर में 2700 परिवार बसे हुए हैं, जिनको अतिक्रमण के नाम पर वन विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस दिए गए उजड़ने के लिए, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में वो राजस्व गांव के लिए प्रक्रिया में लगा हुआ है। हम उस संबंध में आज जिलाधिकारी उधम सिंह नगर से मिले थे और हमने सारे अपने दस्तावेज जिलाधिकारी जी को दिए हैं और उनसे आग्रह किया है कि इन परिवारों को ना उजाड़ा जाए। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।